आज के इस नितांत आत्मीय और पारिवारिक आयोजन के सम्माननीय अध्यक्ष और आखर साधना के सिद्ध साधक आदरणीय सत्तन जी, क्रिकेट और काव्य के मर्म को अपने आखर के माध्यम से अभिव्यक्त कर देने वाले समिति के महनीय प्रधानमंत्री, हमारे प्रेरक व्यक्तित्व आदरणीय चतुर्वेदी जी, साहित्य और साहित्य में समीक्षा और व्यंग की विधा को अपने आखर अवदान से समृद्ध करने वाले श्रद्धेय आच्छा जी, जिनका अभी सुंदर वक्तव्य हमने सुना, आखर के मर्म से साक्षात्कार करा देने वाले मेरे अनुजतुल्य डॉक्टर विकास दवे जी, आखर के माध्यम से राकेश जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को बांध देने वाले पांडे द्वय अनिल जी और सत्यप्रिय जी, आखर के को निष्णात संयोजित कर हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली प्रज्ञावान संपादक शोभा जी, यहाँ उपस्थित आखर के समर्थ संरक्षक सभी पत्रकार बंधुओं और आदरणीय मित्तल जी जो आखर के संरक्षक हैं लेखकों के, भावना प्रकाशन के, और आदरणीय अर्चना जी आज अक्षर की आखर की अस्मिता जिनमें जाकर अपना विराम पाती है, क्योंकि उनके संबंध में अभी हमने सब सुना है, वे ही इसकी प्रेरणा है, वे ही इसकी परिणति। बड़े विस्तार से अभी हमने बड़े समृद्ध वक्तव्यों को सुना, समय भी काफ़ी है, इसलिए बहुत विस्तार से न कहते हुए चूँकि दायित्व है उसका निर्वहन करना अपरिहार्य है, तो मैं कुछ अपने विचार आप सबके समक्ष रखूँगा। यहाँ ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं, रविंद्र जी हैं, श्रद्धेय नागर जी हैं, अस्थाना जी हैं, मेरे अनुजवत राठी जी हैं। ये सब वे व्यक्ति हैं जिन्होंने आखर की साधना को, हरिराम वाजपेयी जी हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया आखर की आराधना करने के लिए, और इस सभागार गृह में वे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिनके कारण आखर की अस्मिता है और जिनके कारण आखर आखिरी नहीं होता, आखिर बना रहता है, उसकी अस्मिता समाप्त नहीं होती। तो जैसा अभी काफ़ी विस्तार से और बड़े समृद्ध वक्तव्यों के माध्यम से राकेश जी के व्यक्ति को और कृतिकार को हमारे समक्ष रखा गया, इसलिए उसके बारे में मैं कोई दोहराव नहीं करूँगा, क्योंकि अतीत जो है वो अपने आप में एक विराम पा जाता है, वो भविष्य का स्वप्न नहीं होता, भविष्य के सपनों की गांठें तो आने वाला समय खोलता है। इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर उसके बारे में मैं पुनरावृत्ति करूं, समय की बाध्यता भी है तो वो मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को इन वक्तव्यों के माध्यम से एक वो कली के रूप में था, इस पुस्तक में संग्रहित लेखों के माध्यम से, इन लेखकों के वक्तव्यों के माध्यम से उसकी पाखुरी पाखुरी खिल के एक सुरभित फूल के रूप में हमारे सामने वो आ गया है। और फूल क्या होता है? हमारे वांग्मय की परंपरा में फूल का पर्याय आकाश होता है। आकाश निरावृत होता है, खुला होता है, उसका कुछ भी गोपन नहीं होता। इसलिए आज वाग्देवता के चरणों में जो ये वक्तव्यों के पुष्प चढ़े हैं, इसका आशय ये है कि हम प्रभु से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमने अपना खुलापन आपके समक्ष रख दिया, अब इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी। इसलिए इस पुष्पांजलि में मैं अपनी ओर से भी एक छोटा सा फूल अर्पित करना चाहता हूँ। आखर प्रेम का ये कृति का शीर्षक है, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये पंक्ति हमारे सबके मन में गूंजी होगी। मन में ये भी लगता होगा कि प्रेम जो है वो वरीयता पाता है या कबीर वरीयता देते हैं आखर को। परंपरा से यही अर्थ चला आता है कि कबीर प्रेम को वरीयता देते हैं, ऐसा नहीं है। प्रेम तो अनुभूति है, अनुभव है, अमूर्त है, लेकिन उसका परिधान तो आखर है। प्रेम पढ़ाई कब जाएगा? जब तक वह आखर के परिधान न पहन ले। आज राकेश जी के व्यक्तित्व और कृतित्व ने
आखर के परिधान पहने हैं, उनके इस व्यक्तित्व को और कृतित्व को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उन्हें शुभाशंसा देता हूँ। अभी बहुत सारे आलेख हैं इसमें, जैसे बताया गया कि 106 व्यक्तित्व हैं, उसमें डॉक्टर कमल किशोर गोयनका हैं, डॉक्टर रमेश दवे हैं, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह हैं, देवेंद्र दीपक हैं। ये तमाम बड़े साहित्यकार हैं, दृष्टि संपन्न लोग, जिन्होंने उन्हें आशंसा दी है। फिर उत्कर्ष अग्निहोत्री जैसे और वसुधा गाडगिल जैसे, अंतराजी जैसे उसके अंदर लेखक हैं, जिन्होंने अपने स्नेह सुमन उनको अर्पित किए हैं। आदरणीय अनिल जी ने जो है वो बड़ा सुंदर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसमें अपना योगदान दिया है। तो ये जो है ये इसके संबंध में भी मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता हूँ, समय की बाध्यता को दृष्टिगत रखते हुए, लेकिन राकेश जी की 2 कृतियों के बारे में अभी चर्चा की है श्रद्धेय आच्छा जी ने, और वो स्त्री विमर्श के संबंध में स्त्री और समुद्र जो एक पुरस्कृत कृति है। स्त्री और समुद्र की कविताएं आज के उत्तर आधुनिकता युग की कविताओं से भिन्न कविताएं हैं। उत्तर आधुनिकता में जो हाशिए के ऊपर रही हुई विमर्श हैं, उनको केंद्र में लाने का जो उपक्रम किया जा रहा है, और जिसके कारण एक सीमा तक कुरूपता भी आई है साहित्य की भंगिमा में, मैं समझता हूँ उससे भिन्न कविताएं हैं ये स्त्री विमर्श की। एक सहज भारतीय स्त्री जो समर्पित भाव से निकलती है नदी की तरह और समुद्र में अपने आप को विलीन कर देती है, उसकी संवेदना क्या होती है, इसे राकेश जी ने उसमें अभिव्यक्त किया है। और वार्ता का विवेक उनकी जो कृति है वो साक्षात्कार की कृति है। मैंने उस कृति के संबंध में जब चर्चा हुई थी तब भी कहा था कि ये कृति जो है इसमें लिए गए साक्षात्कार अलग ढंग के हैं। इसमें वे पहले द्वैत में रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, एक स्वयं एक साक्षात्कार देने वाला, बाद में दोनों अद्वैत हो जाते हैं, वो उससे एकात्म हो जाते हैं, उसके मर्म को ले लेते हैं अपनी संवेदना में, और फिर उसके बाद द्वैत पुनः हो जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कली है, खिली फूल हुई और फिर कली के रूप में परिणत हो गई, फिर फूल हो गई, तो वो एकात्म होके जब लौटते हैं तो उनका द्वैत लौट आता है, और फिर वो जो है साहित्यकार का जो मर्म है उसे साक्षात्कार के रूप में हमें प्रस्तुत कर देते हैं। इस कृति की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है श्रद्धेय आच्छा जी की भूमिका। मैं समझता हूँ कि पूरी कृति को ना पढ़ा जाए और आच्छा जी की केवल भूमिका ही उसमें पढ़ ली जाए तो उसमें पूरा व्यक्तित्व और कृतित्व राकेश जी का हमारे सामने साकार हो जाता है। बड़ी प्रांजल भाषा में, बड़े सुंदर गद्य में। मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। बड़े परिश्रम से और उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को उन्होंने उसमें संजो दिया है आच्छा जी के। बहुत सुंदर भूमिका है। और उसमें उन्होंने अभी जैसे आच्छा जी ने बात कही कि भाई मैं तो चेन्नई से दूर था और संवाद नहीं हो रहा था, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम जितने दैहिक रूप से दूर होते हैं, संवेदन के उस स्तर पर उतने ही समीप और निकटतर होते जाते हैं। यदि आच्छा जी चेन्नई नहीं गए होते तो इतनी अच्छी भूमिका भी नहीं लिखी जाती।